हाँ बेटा, तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अलजेब्रा। और अलजेब्रा के अंदर हम लोग को पढ़ने हैं 4 चैप्टर। ठीक है, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो है सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम का। ठीक है, सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम, ये क्या होता है और कैसे काम करता है बस समझाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले आपको सेट समझना है कि सेट होता क्या है। तो सेट आप जानते हो, ठीक है। सेट का मतलब क्या होता है कि जब कॉमन सेम नेचर की चीजें एक जगह रखी जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सेट। जैसे घर में होता है बर्तन का सेट, जैसे गिलास का सेट एक जगह रख दी मम्मी, कटोरी का सेट एक जगह रख दी, अलमारी में शर्ट का सेट एक जगह बना देते हो, पैंटों का सेट एक जगह बना देते हो, किताबों का सेट, कॉपियों का सेट, पेन का सेट, पेंसिल का सेट। तो सेट क्या होती है, जहां पे सिमिलर टाइप की थिंग्स एक जगह उनको क्या करें हम लोग, कलेक्ट करके रखें, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेट। ठीक है, वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है, एनी कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट व्हेन थिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट एंड वेल डिफाइंड। तो ऑब्जेक्ट जो होंगे वो थोड़े अलग अलग होंगे। ठीक है भाई, एक ही कप के 50 कप रख देना इज नॉट सेट। सेट तब बोलेंगे जब आपके घर में 6 वैरायटी के कप हो, लाल वाले 5 छोरे अलग रखें, पीले वाले अलग रखें, काले वाले अलग रखें, बड़े वाले अलग रखें, छोटे वाले, दैट इज सेट। समझ रहे हो। अब बताएगा यही वाली टी शर्ट हम 10 खरीद रहे हैं सेम कलर की, तो उसको सेट नहीं बोलेंगे। या तो एक ही टी शर्ट की 10 कॉपियां हैं, सेम टी शर्ट है लेकिन मान लो 6 रखें 6 अलग अलग कलर की, तो सेट बनेगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, चाहे कलर में डिफरेंस हो, साइज में डिफरेंस हो, कि नीले ही रखें सेम कलर, एक एक्सेल है, एक डबल एक्सेल है, एक ट्रिपल एक्सेल है, एक मीडियम है, तो भी सेट कहा जाएगा। समझ लो। अब बताओ एक जूता लिया है मान लो 8 नंबर का सेम, और उसी की 5 क्वांटिटी खरीद ली है, तो उसको सेट नहीं बोलेंगे। या तो साइज में डिफरेंस हो, कलर में डिफरेंस हो, कुछ और डिफरेंस हो हल्का फुल्का, हाँ होने जूता ही चाहिए। ये नहीं कि जूता रखे हो फिर एक चप्पल रख दी, एक टी शर्ट है तो फिर एक सेट है, तो काहे का सेट है भाई। समझ रहे हो? तो सेट नहीं कहेंगे। तो ये सेट की डेफिनेशन होती है मेनली। ठीक है, उस सेट के अंदर जितने थिंग्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, जैसे एक सेट हमने बनाया, तो किस चीज का सेट आपको दिख रहा है, नंबर्स का, नेचुरल नंबर है। जब कोई एक से लेके सीरीज शुरू हो और एक एक करके बढ़े तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, एक से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर का क्या है, सेट बनाया गया है। अभी मान लो ये बना दे एक हम आपसे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, डॉट 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 डॉट, तो ये क्या है, सेट ऑफ डेज इन वीक। वीक में जो डेज होते हैं उनका ये सेट है। समझ लो। एक हमने ये बना दिया मान लो 2 4 6 8, तो ये क्या है, सेम ऑफ इवन नंबर। ठीक है, अगर मान लो ये वाले बना दें 1 3 5 7 वाले, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाते हैं, तो ये सेट ऑफ ऑड नंबर हो जाएगा। तो सेट किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देखो, कह रहा है एक टेबल पे 5 जर्नल रखी गई हैं, 5 मैगजीन रखी गई हैं, और एक लैपटॉप रखा गया। अब लैपटॉप अलग हो गई, ये किताबें टाइप की चीजें हो गई। जर्नल समझते हो, नहीं, मैगजीन तो जानते होगे। जर्नल होती हैं जो प्रोफेशनल मैगजीन्स होती हैं, जैसे हम लोग की जर्नल आती हैं। आप स्टूडेंट जर्नल मंगा सकते हो सीएमए वेबसाइट से। तो हर वीक क्या हो, हर महीने क्या होगा, एक जर्नल आपके पास आती रहेगी, कि जो इंस्टीट्यूट में अपडेट हो रहे हैं, है ना, उनके बारे में सूचना आपको मिलती रहती। तो जो प्रोफेशनल मंथली मैगजीन होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। तो जर्नल प्रोफेशनल वाली हो गई, मैगजीन ऐसे ही वाली हो गई। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, एक सेट का पार्ट हो सकती है। सेट बनेगा क्या, बुक एंड पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स उन किताबों को बोला जाता है जो पीरियड वाइज लॉन्च होती हैं, हर महीने आती हैं, हर हफ्ते आती है। तो मैगजीन में देखो तो कुछ मैगजीन मंथली चलती हैं, हर महीने आएंगी, कुछ मैगजीन साप्ताहिक चलती हैं, हर सप्ताह आती। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियोडिकल्स, पीरियड वाइज आएंगे। तो कुछ किताबें होती हैं कि हाँ खरीद खरीद ली, अब जब तक मन करेगा तब तक तुम पढ़ोगे।
और एक है कि हाँ हर महीने में दूसरी आ जाएगी। अब अखबार कोई 10 दिन पुराना नहीं पड़ता है, क्योंकि अखबार डेली आता है, समझ लो, तो डेली वाला लेटेस्ट पढ़ेगा आदमी। तो आई थिंक मीनिंग समझ गए होगे कि सेट का मतलब क्या होता है। चलो इतना सीख लिए, बहुत अच्छी बात है। अब सेट को प्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। सेट को प्रेजेंट करने के क्या है, दो मेथड है। एक होता है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड। दोनों समझने हैं। कभी कभी क्या होगा कि इस मेथड के थ्रू आपको सवाल में लिखा होगा और आपसे कहेगा बेटा इसको कन्वर्ट करो किसमें, सेट बिल्डर मेथड के अंदर। या फिर कभी कभी सेट बिल्डर मेथड के अंदर लिखा होगा, तुमसे क्या कहेगा उसको टेबुलर या फिर रोस्टर मेथड में इसको क्या करो आप कन्वर्ट करके लिखो। ठीक है, तो इसके लिए दो तीन चीजें समझनी है। पहली बात, कोई भी सेट बनेगा चाहे इस मेथड से बनाया जाए चाहे इस मेथड से बनाया जाए, उसको एक ब्रैकेट के अंदर बनाना होता है। ब्रैकेट चाहे तुम ऐसा वाला ब्रैकेट लगा सकते हो या मंजिला ब्रैकेट लगा सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, या इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं मंजिला ब्रैकेट, और एक होता है छोटा ब्रैकेट ये वाला। तो कोई ब्रैकेट लगा सकते हो, ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। चाहे बड़ा ब्रैकेट लगाओ चाहे छोटा लगाओ चाहे मंजिला लगाओ, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होता है उसको। ठीक है, जैसे इसको इन्होंने बनाया, देखो बनाए ब्रैकेट के अंदर लिखा कि नहीं लिखा है, ब्रैकेट लगे कि नहीं लगे, को बनाया ब्रैकेट लगे कि नहीं लगे। ठीक है, इस वाले मेथड में भी होगा तो ब्रैकेट लग के मिलेगा, तो ब्रैकेट लिखाया जाता है। तो यहाँ क्या ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जो भी सेट बनाया जाता है उसको ब्रैकेट में रखा जाता है, वरना नंबर्स भाग जाएंगे कहीं, बंद करके रखना होता है। ठीक है, अब जो टेबुलर मेथड है या फिर रोस्टर मेथड है, इसमें सारी चीजें एक एक करके लिखी जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑड नंबर बनाना है जो 11 से 30 आए। ऑड नंबर वो होते हैं जो दो से नहीं कटते, 1 3 5 7 9 ये वाली में चलते हैं लाइन में। तो 11 से लेके 30 के बीच के बनाने हैं, तो 11 आएगा, 13 आएगा, 15 17 29 तक आएगा। 30 तो नहीं आ सकता क्योंकि 30 तो ऑड नंबर। तो ये बन गया, इसमें आपने सारे नंबर लिख दिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेबुलर। टेबुलर में क्या होता है, एक एक चीज सब लिखी जाती। ठीक है, टेबुलर में क्या होता है, एक एक चीज करके सब लिखी जाती। ऐसे कह दिया कि 1 से लेके 25 तक के इवन नंबर का सम बनाओ, तो फिर आ जाएंगे 2 से लेके 24 तक, दो दो के डिफरेंस में। ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से कट जाते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं इवन नंबर। और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, यही चीज अगर सेट बिल्डर मेथड में बनानी होती है तो उसको हम लोग राइटिंग में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या कहा कि W एक सेट है, सेट का भी एक नाम होता है, सेट का जो भी नाम होगा इधर लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे इसको इन्होंने कह दिया कि A सेट का नाम है तो सेट का नाम लिखा जाएगा, इसमें N सेट का नाम था तो N लिखा जाएगा। ऐसे इन्होंने क्या बोला, W एक सेट है तो सेट का नाम लिखेंगे W। सेट में क्या है, 81 से 100 से लेके क्या है आपके इवन नंबर। अगर उस वाले फॉर्म में बनाते जो इसका नाम था क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप ऐसे लिखते 82 84 86 ऐसे करके 100 तक जाते। ये वाला फॉर्म होता पहला वाला जो ये वाला पढ़े थे आप, इसमें सारे नंबर लिखे जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं लिखा जाता, इसमें एक्सप्रेस किया जाता है इंग्लिश में लिख के। तो क्या लिखें, टी लिखो या एक्स लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो टी, टी क्या है इसमें, टी इवन नंबर रहेगा। टी क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। एंड टी की वैल्यू 81 से बड़ी होगी। टी इज ग्रेटर देन क्या है 81 एंड लेस देन क्या है 100। तो उसी चीज को ऐसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करके लिखा जाता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग, इंग्लिश में एक्सप्रेस करके लिखते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, दूसरा वाला फॉर्म दैट इज कॉल्ड क्या, सेट बिल्डर मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड। जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखनी होती, वैल्यू नहीं लिखनी होती है। और टेबुलर वाले में पूरी टेबल बनानी होती, सब कुछ लिखना होता है। तो दो चार क्वेश्चन करोगे तो और कनेक्टिविटी इसकी बनेगी आपकी धीमे धीमे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या। इसमें इंग्लिश में लिखना होता है, ऐसा क्या इंग्लिश में लिख दें कि वही चीज हो जो यहाँ मतलब निकले। इसे लिख तो दिया है कि टी इवन नंबर लिखना है।
दो दो बातें लिखी है कि 81 से छोटा बड़ा रहेगा, 100 से छोटा, लेकिन नंबर कौन सा होना चाहिए, इवन। सारी बातें, कोई बातें छुपी नहीं है, वही लिखना है। और आपको लिखना भी नहीं रहेगा, एमसीक्यू है ना भाई, तो आंसर में लिखा होगा, बस हमें चेक करना जो क्वेश्चन की बात लिखी है किस आंसर के साथ एकदम सटीक बैठ रही, ठीक, याद देंगे गट्टे से, समझ रहे। हाँ, तो हमारे पास भी आंसर भी होगा ना साथ में एमसीक्यू में, बस हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में जो बातें लिखी हैं वो किस आंसर के साथ एकदम मैच कर रही है। जिसके साथ मैच कर जाएंगे टिक मार देंगे, काम खत्म हो गया। फिर ये तो है कि भाई सेट को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। अब सेट होते कितने टाइप के हैं वो समझना है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। सेट होते हैं बहुत टाइप के, ठीक है, सेट होते हैं मल्टीपल टाइप के, तो एक एक करके समझना है। एक होता है सेट ऑफ सेट्स, ठीक है, सेट ऑफ सेट। सेट ऑफ सेट उसको बोलते हैं जिसमें सारे सेट आ जाए, ठीक है। जैसे जो गुंडे टाइप के लोग कहते हैं हम गुंडों के बाप हैं, जितने भी गुंडे हैं उनके पिताजी हैं ये, तो वही है सेट ऑफ सेट। समझ लो कि जितने भी सेट हैं उसकी सारी वैल्यू अगर एक सेट में आ जाए तो क्या हो गया, सारे सेटों का बाप हो गया, मतलब सेट ऑफ सेट्स हो गया, ठीक है। जैसे देखो क्या कह रहा है, एक ए सेट है जिसमें कहां से कहां तक का है 1 2 3 4 है, एक बी सेट है जहां कहां तक है 1 3 5 7 है, सी सेट में क्या है 2 4 6 8 है, डी सेट में क्या है 1 3 6 4 6 है, और एक सेट बनाया गया टी सेट जिसमें ए बी सी डी सब आ गया, तो टी सेट क्या हो गया, इन सेटों का सेट हो गया, इन सेटों को कंबाइन करके एक नया सेट बना दिया गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझना, अलमारी में आपने लगाई गया टी शर्ट का सेट, शर्ट का सेट, हाफ शर्ट सेट, फुल शर्ट का सेट, ट्राउजर का सेट, जीन्स का सेट, और इन सबको कंबाइंड बोलेंगे तो क्या हो गया मेरे, ये मेरे कपड़ों का सेट हो गया। तो कपड़ों का सेट क्या हो गया, सेटों का सेट। जब चार पांच सेट को इकट्ठा कंबाइंड करके एक जगह रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सेट ऑफ सेट्स हो जाएगा। तो आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, तभी सवाल करने में मजा भी आता है और फिर कर भी पाते हो। एक होता है सिंगल टन सेट। सिंगल टन सेट में क्या होता है कि अगर उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल टन सेट। मतलब अलमारी खोली और एक ही टी शर्ट रखी, सिर्फ एक सेट है, तो कोई भी आइटम केवल एक लिखा हो, कुछ भी कोई नंबर हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, जैसे हमने कह दिया इसे खाली मंडे लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ये सिंगल टन सेट है जहां पे केवल क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, ठीक है। इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल टन सेट। समझ गए होंगे। इसको यूनिट सेट भी कहा जाता है, सिंगल टन सेट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, यूनिट सेट। एक होता है नल सेट। नल सेट के चार नाम हैं, नल सेट, वाइड सेट, इम्पटी सेट, तीन नाम हो गए। अगर एलिमेंट ही कोई नहीं है उसके अंदर, एक को एलिमेंट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, नल सेट। और इस नल सेट को ऐसे खाली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, ब्रैकेट बना दिया अंदर कुछ समाया ही नहीं सामान, या फिर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जीरो लिख के ऐसे वर्टिकली काट देते हैं, तो डिनोट करने का ये तरीका होता है। तो अगर देखो बेटा किसी सेट में एक को एलिमेंट नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा, नल या वाइड सेट या एम्प्टी सेट। और अगर एक एलिमेंट है तो क्या बोलेंगे उसको, सिंगल टन सेट, ठीक है। एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो नल, एम्प्टी या वाइड सेट, अगर सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो फिर सिंगल टन सेट। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट उसको बोलते हैं जिसके एलिमेंट काउंटेबल होते हैं। जैसे आपसे कहें कि भाई महीने में वीक में जो दिन होते हैं उनका एक सेट बनाओ, तो काउंट कर सकते हो 7 दिन आएंगे, काउंटेबल है। हमने कहा खोपड़े में जितने बाल उसका एक सेट बनाओ,
कितने बनाओगे, बाल नंबर 1 बाल नंबर 2 कितना गिनते रहोगे, तो काउंटेबल तो नहीं है। आसमान में तारे हमने कहा उनका एक सेट बनाओ तो कितना लिखते रहोगे। ठीक है, तो फाइनाइट सेट होता है जहां पे, जैसे हमने एक एग लिख दिया देखो, तो ये बताओ फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट है। और एक यही बात ये लिखी है हमने, चल ही रहा है 8 के बाद, ये तो पता चला कि दुई दुई बड़ी है 8 10 12 कब तक, समझ लो खत्म ही नहीं होगा इसकी जिंदगी। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो उनको बोलते हैं फाइनाइट, और जिनके एलिमेंट काउंटेबल ना हो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट सेट। जिसमें स्पेसिफिक नंबर रहेंगे वो फाइनाइट हो गए, जिसमें स्पेसिफिक नंबर नहीं कुछ ज्यादा ही है तो इनफाइनाइट हो गए। एक होता है बेटा इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट क्या बोलते हैं, अगर दो अलग अलग सेट हैं, दो क्या है, अलग अलग सेट है, और if one set are same each element of the other set then called a equal set। ठीक है, यानी कह रहा है कि दोनों में सेम एलिमेंट है, ठीक है, दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। एक इससे मिलता जुलता होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर बराबर हो, दो अलग अलग बातें हैं, इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क समझना है आपको। इक्वल का मतलब है सेम रहेंगे, जैसे एक सेट बनाया 2 4 6 8, एक बनाया हमने 8 6 4 2, तो ये सेट कैसे हैं, दोनों इक्वल सेट है क्योंकि वही एलिमेंट दिख रहे हैं। इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं होता है, इक्विवेलेंट में क्या है, ऐसे हमने बनाया 2 4 6 8 1 3 5 7, ये इक्विवेलेंट है क्योंकि इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी क्या है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट केवल बराबर बराबर है अलग अलग लेकिन केवल काउंटिंग में बराबर है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। जैसे यहां देखो ए में 5 है और बी में 5 है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल, हाँ इक्वलेंट भी है, समझ रहे हो, ये इक्वल भी है इक्वलेंट भी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बोलेंगे इक्वल, ये तो क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल, और इसको बोलेंगे क्या हम लोग, इक्विवेलेंट। तो अगर केवल नंबर्स सेम नहीं है, काउंटिंग बराबर बराबर है, तो उसको इक्विवेलेंट बोला जाता है, और अगर नंबर ही सेम हो जाए तो उसको इक्विवेलेंट ना बोल के क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल। समझिए, तो दिक्कत, आगे चलते हैं। अगर एक सेट में 3 नंबर है, एक सेट में 4 नंबर है, लेकिन जो 3 नंबर वाला सेट है उसमें 4 नंबर वाले सेट के 3 नंबर सेम है, तो फिर सबसेट बन जाता है। ये देखो एक नई बीमारी बता रहे हैं, कह रहे हैं एक सेट है मान लो 2 4 6 8, और एक सेट है 2 4 6, यही एग्जाम्पल है तुम्हारा, ये ए है और ये बी है, तो ऐसे में इसको सबसेट कहा जाता है इसका, ठीक है, तो उसका कुछ भाग इसमें है तो कुछ भाग इसमें नहीं, तो इसको बोलते हैं सबसेट, और इसको बोलते हैं सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अगर दोनों बराबर नहीं है लेकिन एक सेट में दूसरे सेट के क्या है, कुछ एलिमेंट हैं, इसके सारे एलिमेंट इसके मौजूद हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और छोटे वाले को क्या बोलते हैं, सब सेट। ठीक है, ये भी आएगा पिक्चर में, अब आ ही गया तो पढ़ लो लगे था। हेलो, हेलो, हाँ जी फ्रॉड जी बताएं। फ्रॉड लिख के आ रहा है आपके नाम में तो, अरे कह रहे हैं आपके नंबर में तो फ्रॉड लिख के आ रहा है। लिख के आ रहा फ्रॉड, तुमने कहा फ्रॉड बोलो भैया।
कह रहा है फॉर द टू गिवन सेट इफ वन सेट हैज ऑल एलिमेंट ऑफ द अदर सेट एंड अदर सेट इज टर्म एज सेट एज सम सेट ऑफ द फर्स्ट सेट। एग्जांपल से देखो बेटा, ए सेट में है दुनिया भर का बवाल, बी सेट में है ए सेट के ही 4 एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब बी सेट को क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ ए सेट। दुनिया का सबसेट नहीं होगा ये, किसका सबसेट होगा, सिर्फ ए का। और ए को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। अभी आगे चल के पढ़ हम लेंगे। अब इसको ऐसे डिनोट भी किया जाता है, अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो जिधर ये मुंह बंद है इसका, ये हो जाता है सबसेट, और जिधर मुंह खुला है वो हो जाता है सुपरसेट। ठीक है, ऐसे करके लिखा जाता है। इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, जो सबसेट रहेगा उसकी तरफ इसका मुंह बंद रहेगा। इसको चाहे इसे नोट करें चाहे इसे नोट करें, बात वही है। बी की तरफ ही मुंह बंद है ना, तो बी क्या रहेगा, सबसेट। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो हो जाता है यूनिवर्सल सेट या सुपरसेट। वही बोला गया है ना। अब सबसेट के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, वो समझने बहुत जरूरी है, इनसे एमसीक्यू बना देता है कभी कभी एग्जाम में। पहला है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट कम से कम अपने आप का सबसेट तो होता ही होता है। ठीक है, किसी की शक्ल किसी से नहीं मैच करती, लेकिन अपने आप से तो मैच करती है ना। तो वही लिखा हुआ है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। शीशे में देखेगा तो एक आदमी उसको दिखाई पड़ेगा अपनी तरीके का। तो हर सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही होता है। दूसरा, जो इम्पटी सेट होता है वो सबका सबसेट है। इम्पटी सेट क्या होता है, सेट ऑफ एवरी सेट। खाली सेट है, खाली पड़ा है, किसी का भी अस्तित्व उसके अंदर आ सकता है, तो वो बात हो गई भैया। ठीक है, पानी, पानी में जो कलर डालोगे उस कलर का हो जाएगा। तो इम्पटी सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इन दोनों बात से निष्कर्ष ये निकला कि हर सेट के कम से कम 2 सबसेट तो होंगे ही होंगे। एक सेट इटसेल्फ मतलब खुद का सेट, और दूसरा इम्पटी सेट। तो मिनिमम कितने सबसेट होते हैं हर सेट के, 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, 2 के अलावा और भी कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर ए हमारा सेट है एक, और आपसे पूछे कि इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो एक सेट तो हो गया ये वाला नल, एक सेट हो गया ये वाला, ये तो रहेंगे ही रहेंगे हर हाल में। और कितने बनेंगे, बहुत बनेंगे। 3 कैसे बन सकते हैं, पहली बात इनके नाम दूसरे रखे जाएंगे, बी सी डी ई एफ। एक ये भी तो सेट है, एक ये भी 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 सेट है, समझ रहे हो, एक ये भी सेट है, एक ये भी इसका सेट है। हाँ तो क्या हुआ, आगे पीछे तो लिखा है। समझ रहे हो, आगे पीछे तो लिखा है भैया। खूब सारे सेट बनेंगे, कितने सेट बनाए जा सकते हैं वो एग्जाम में पूछेगा, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मिनिमम 2 सबसेट तो होते ही होते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा यहां तक। तो इतने टाइप के सेट तुम्हें जानने जरूरी थे अभी मेनली। एक और प्रोडक्ट सेट समझ लो, जब 2 सेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट सेट। 2 सेट को क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई। देखो कैसे बन रहा है, एक सेट ए है जिसमें 1 2 लिखा है, और एक सेट बी है जिसमें ए बी सी लिखा है। तो इनको आपस में गुणा कर दिया जाए, तो ए का 1 का इसके साथ पहले बनेगा 1 ए, 1 का बी के साथ बनेगा 1 कॉमा बी, 1 का सी के साथ बनेगा 1 कॉमा सी, 2 का बनेगा ए के साथ, 2 का बनेगा बी के साथ, 2 का बनेगा सी के साथ। तो ये सब क्या कहलाएंगे, इसके प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है गुणा करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा करना।
एक दो बातें और समझ लो। जो नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी, ठीक है, कार्डिनल नंबर बोला जाता है सिंपल भाषा में। तो जो नंबर्स रहते हैं, कितने एलिमेंट हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल। जैसे इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, ठीक है। तो नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है। n का मतलब इस a वाले सेट में 3 नंबर, b वाले सेट में कितने नंबर हैं, 3 नंबर, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर या नंबर एक ही बात होती है। एम्प्टी सेट में कितने रहेंगे, कुछ नहीं रहते हैं, 0। अब कुछ और बातें हैं, छोटी 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 बातें, वो समझोगे, लेकिन वो सब सवाल लगाते लगाते समझ पाओगे, कहानी तो बहुत लिखी है। इसके बाद इनको बोला जाता है वेन डायग्राम, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम होती हैं जिनको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर पाते हैं, वो आगे चल के हम लोग समझेंगे इसी चैप्टर में, चिंता मत करो। हाँ बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, पक्का? आगे बताया जाए तो आओ पहले 2-4 सवाल देखते हैं, फिर आगे बातें होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो इधर, इलस्ट्रेशन नंबर 1, राइट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट, एम सेट है, 1 8 27 64 125 लिखा है। तो ये लिखा है दूसरी फॉर्म में, किस में लिखा है ये, टेबुलर में। और आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म में, वो इंग्लिश वाले की सहायता से लिखोगे। तो सेट का नाम क्या है, एम, एम सेट। इसके अंदर जो लिखा है उसको चाहे तुम एक्स से डिनोट कर दो, चाहे किससे डिनोट कर दो, टी से, जो मन करे तुम्हारा। तो एक्स से कर देते हैं, एक्स, एक्स इज, क्या दिख रहा है आपको, ये क्यूब है, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब एकदम रटे होने चाहिए, सामने से दिखे तुरंत याद आ जाए, ठीक है। तो घर पे जाना, एक लिस्ट बनाना, 1 2 3 4 5 6, इनके स्क्वायर यहाँ लिखना, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 16 25, और यहाँ क्या लिखना है, इनके क्यूब लिखना, ठीक है। और ये याद करने की कोशिश करना, इससे होगा कि सामने जब नंबर आएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये तो क्या है, क्यूब है। तो x क्या है यहाँ, x इज क्यूब ऑफ, किसके क्यूब है ये, नेचुरल नंबर्स। बस खत्म हो गया खेल। खत्म तो हो नहीं रहे हैं ये कि हमें लिखना पड़ेगा 125 से नीचे रहना भैया, यहाँ तो डॉट 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 लगा है ना, मतलब आगे जीवन चलता ही रहेगा इनका, तो बस इतना ही लिखा जाएगा, इतना पढ़ के आदमी समझ जाएगा। किसी को ये लिख के बता दो तो भी बना देगा कि अच्छा भैया नेचुरल नंबर के क्यूब का बनाना है सर, तो वही बनाएगा 1827, समझ लो, ऐसे इसका आंसर लिखा जाएगा। कोई समस्या बेटा अभी, नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर। होल नंबर पूरे नंबर होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर होल होता है, नेचुरल नंबर नेचुरल होता है। हाँ बेटा समझ में आ गया। तो अभी हम आंसर की फोटो आपको भेज देंगे, तो घर पे आराम से नोट कर लेना, अभी समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ देखो किस फॉर्म में लिखा है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब आपको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो कोई बात नहीं, बना देंगे। बी एक सेट हो गया। अब बी एक्स क्या है, इस वर्ड में जो लेटर्स आ रहे हैं वो लिखने हैं आपको। तो एक आ जाएगा एल, फिर क्या आ जाएगा ए, फिर एन, फिर जी, फिर यू, और फिर ई। रिपीट नहीं किया जाता है, यानी कि 4 बार लिख दोगे, ठीक है। सेट में कोई चीज रिपीट करके नहीं लिखी जाती कि मंडे मंडे 3 बार लिखोगे, नहीं, एक ही बार मंडे आएगा।
तो ये लिख दिया जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म में बन जाएगा आपका सेट। ठीक है, तो लिखा हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में, इस बार आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। समझ गए? अगला देखो भैया, इसका तो वैसे हमने आंसर भी लिख दिया है। सेट इनके एलिमेंट है, आइडेंटिफाई करना है आपको टाइप ऑफ सेट। ए सेट में क्या है, सारे नंबर हैं, दुनिया के सारे नंबर आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो नंबर का कुछ भी कोई सेट बनाओ इस सेट में तो अपने आप आ जाएगा वो। तो ए क्या बन गया आपका, यूनिवर्सल सेट। बी जो सेट है वो क्या है, बी जो है वो इसी का सबसेट है। भाई ऑल नंबर में ये नंबर भी तो रहेंगे, बताओ बेटा। सारे नंबर अगर लिखे जाएं एक से लेके हमेशा तक के, तो उसमें ये नंबर भी आएंगे, ये नंबर भी आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी और सी क्या हो गया, सबसेट हो गए ए के। और डी क्या हो गया आपका, नल सेट हो गया या वाइड सेट हो गया। ठीक है, सबसेट तो ये भी आ जाएगा क्योंकि ये भी सबका सेट सेट होता है। बी और सी इक्विवेलेंट सेट भी हुए, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आपको इंटरप्रिटेशन लिखना था, वो तो ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा, बस आपको चेक करना कौन सा सही बैठ रहा है, टिक कर देंगे। अब आएंगे कुछ नई चीजें सीखने के लिए और अब आएगा चैप्टर में आपको मजा। ठीक है, इसमें देखो मुझे 4 आइटम निकालने, बहुत केयरफुली समझना, सब समझ में आएगा, सब कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक ये निकालना है, एक ये निकालना है, एक ये निकालना है। इसको हम लोग बोलते हैं ए, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। ए यूनिवर्सल, बी का मतलब है कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें ए के सारे एलिमेंट आ जाए प्लस बी के भी सारे एलिमेंट आ जाए। ठीक है, दोनों के लिखने हैं सारे एलिमेंट, कुछ छूटने ना पाए, रिपीट कुछ नहीं करना होता है। एक ऐसा सेट बनाना जिसमें ए का भी सारा मटेरियल आ जाए और बी का भी सारा मटेरियल आ जाए, कोई रिपीट नहीं करना होगा। तो अगर ऐसा बनाया जाए तो क्या क्या बनेगा बताओ। 1 2 3 4 लाइन से लिख देते हैं, 5 6 7 8 9 आगे सारे एलिमेंट, ए के भी सब कुछ इसके अंदर आ गया और बी का भी सब कुछ इसके अंदर आ गया। अगर मान लो यहां भी 9 लिखा होता तो 9 दो बार ना लिखा जाता, एक ही बार लिखा जाता है। ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएं और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट, ए यूनिवर्सल बी। ठीक है, कोई समस्या? इन तीनों में ऐसा नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, ये तो अलग बातें कर रहा है। इसको बोलते हैं ए इंटरसेप्शन सी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। इसको क्या बोलेंगे, बी इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन। ठीक है, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन में जानते हो क्या लिखे जाते हैं, उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो सिर्फ, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसमें सिर्फ कॉमन वाले आते हैं। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, इसमें सभी आते हैं, ऑल आते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि भैया ए और सी में किसका इंटरसेक्शन निकालना है, ए और सी का। तो ए और सी में देखो कॉमन क्या निकला, केवल कॉमन ए और सी में, ए सी में देखना है भाई 2 और 4, तो इसका सेट बन गया 2 4। बी और डी में कॉमन क्या है, बी और डी में बस 7 और 9 दिख रहा है जो दोनों में अपीयर हो रहा है, और ए और डी में बन गया सेट। ठीक है, तो इससे, इस सवाल को करने से आपने सीखा यूनिवर्सल में क्या लिखा जाता है और इंटरसेप्शन में क्या लिखा जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। हाँ बेटा, क्लियर है। एक क्यू सेट है, एक डब्ल्यू सेट है, हमें क्या निकालना है, क्यू डब्ल्यू का यूनियन यानी यूनिवर्सल निकालना है। यूनियन बोले यूनिवर्सल बोले एक ही बात है, यानी क्यू यूनियन डब्ल्यू निकालना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, जिसमें सब आ जाए। 1 2 3 4 5 6 सही नहीं, 6 कहाँ जबरदस्ती बाय दे दो, गलत हो जाएगा। हाँ सीधे में लिखा जाता है भाई,
इस 6 वाले में हमें क्या निकालना है, Q इंटरसेक्शन W। इंटरसेक्शन को ऐसे केवल कॉमन कॉमन लिखना है बस, -1 -2, खेल खत्म हुआ। समझ रहे हो कितना आसान। अगला देखो, अगला नया सीखोगे। ठीक है, क्या निकालना है, ए नहीं, ए डैश। ठीक है, इसको इनवर्स ऑफ ए बोला जाता है। तो ए डैश का मतलब होता है कि जो ए में ना आए वो लिखना है तुमको, पर समझो। ए डैश का मतलब होता है जो ए में ना आया हो वो लिखना है। हाँ, इनवर्स। ठीक है, तो इधर देखो, इसका मतलब हो गया जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए माइनस करके लिखना है। नहीं बात समझे, हमने क्या बताया, इसका मतलब होता है जो ए में ना आए वो लिखो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट लिखना है जो ए में ना अपीयर हुआ हो। तो ऐसे में क्या किया जाता है, जो ए में अपीयर हुआ है वो काट दो। 1 अपीयर हो रहा है 1 काट दो, यहाँ से 2 अपीयर हो रहा है 2 काट दो, -1 अपीयर हो रहा है -1 काट दो, -2 अपीयर हो रहा है -2 काट दो। तो इससे ये पता चल गया कि कौन सा अपीयर नहीं हो रहा है, उनको उठा के लिख दो। तो -5 -4 -3 3 4। तो जिसमें ये लगा हो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं, या फिर इनवर्स ऑफ ए। मतलब जो ना आया हो, किताब वाले इसको क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो ना आया हो वो लिखना है आपको। समझ में आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। यही चीज देखो, यहाँ क्या लिखी, y माइनस टी। y माइनस टी का मतलब क्या हो गया, टी कॉम्प्लीमेंट। यही तो यहाँ लिखा था आपने, जिसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो माइनस में जाएगा। y माइनस टी का मतलब टी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, मतलब जो टी में ना आया हो वो लिखना है। टी में जो ना आया हो वो लिखना है। तो बताओ, टी में ना आया हो y का ऐसा क्या एलिमेंट जो टी में ना आया हो। पहले काट दो, और क्या कटेगा, r कट गया, y कट जाएगा, बस। सुन तो लो, जिससे माइनस किया है उसका बचा हुआ एलिमेंट लिखना है। उसके नहीं लिखने। ठीक है, फिर से सुन लो, हमें जिससे आप माइनस कर रहे हो उसमें जो एलिमेंट हो और दूसरे वाले में ना हो वो लिखना है। समझ लो, इस वाले में ऐसा नहीं था, इस वाले में सब कट गया था। मान लो यहाँ ऐसा होता, मान लो 10 में लिखा होता लेट से, तो ये सब कट जाते, लेकिन 10 ना कटता, लेकिन 10 यहाँ ना लिखते क्योंकि हमने u से a को घटाया है। u में जो बचा होगा वो लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ y से t को घटाया है, तो y में जो बचेगा वो लिखा जाएगा। ऐसा होगा नहीं, फिर घटवाएगा क्यों, फिर आपसे y माइनस टी ना करवाता, t माइनस वाई करवाता फिर। समझ जब घटवा रहा तो वाइट सेट क्यों बना देगा यहाँ, और कुछ नहीं बचेगा तो कुछ नहीं लिखोगे। इनका कहने मतलब हो सकता है दोनों में सब कुछ सेम है रखा हो, सब कट जाए तो कुछ नहीं बचेगा, नल सेट बना दोगे, उसका सेट बना के इसे छोड़ दोगे, तो यही है आंसर। हो सकता है, ऑप्शन मिलेगा तुमको, उन्हें कुछ भी हो सकता है दुनिया में, हर चीज के लिए तैयार रहना है तुम्हें। अगला देखो क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व कर पाओगे 9th वाला। u माइनस ए डैश करना है। u माइनस ए नहीं करना है, u माइनस ए डैश करना है। -2 और 5 आएगा।
पहले ए का ना वाला निकालोगे, फिर यू से माइनस करोगे तो ए ही आ जाएगा। देखो पहले आपको ए डैश निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यू में से माइनस करना है क्या, ए डैश। तो ए डैश तो निकालो पहले। ए डैश का मतलब क्या हो गया, जो ए में ना आया हो। तो ए में जो ना आया हो वो लिखोगे, यानी यहां लिखोगे क्या, 1 2 3 4, बस। फिर निकालेंगे u माइनस ए डैश। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो -2 और 5 बचेगा। या फिर सिंपल से ये फॉर्मूला याद कर लो, u माइनस ए डैश इज इक्वल टू ए ही होता है, या u माइनस ए इज इक्वल टू होता है ए डैश। ठीक है भाई, यही तो फॉर्मूला आपने बनाया था यहाँ पे। अगर देखो इधर, इधर देखो इधर, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो अगर हमें u माइनस ए डैश निकालना, तो उसका मतलब क्या है, a की वैल्यू ही लिख दो, वही u माइनस ए डैश होगा। ठीक है, u माइनस ए लिख देंगे, u माइनस ए डैश लिख देंगे, तो क्या होगा, a के बराबर होगा। तो जो a है वही आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ऐसे में कुछ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली आप फॉर्मूले से ही कर पाओगे। हाँ बेटा, क्लियर हो गया। चलो आगे देखो। चलो इसका बना पाओगे। इंग्लिश में लिखा है आपको, ठीक है। जहां ऐसे लिखा है इस फॉर्म में, वहां इसका मतलब आपको टेबुलर फॉर्म में बनाना है। जहां ऐसे लिखा है टेबुलर वाले में, वहां आपको प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर वाले में बनाना है। एक बार ट्राई करो, कुछ गलत करो कुछ सही करोगे, एक अनुमान लगेगा उस। हाँ बनाओ तो, देखे तो। गलत बनाओगे तभी तो मजा आएगा। नहीं नहीं, अपना बनाओ, कुछ बताना नहीं, पहले बनाओ। नेम कुछ दे दो, ए दे दो। लिखा तो है ना, विच हैव 30 days। ओनली ही वाले बोल रहा है वो लिखने का मतलब ही क्या निकला, फिर सेंट ऑफ मंथ ना लिख देता। का आगे लिखने का मतलब ही है कि वो मंथ लिखो जिसमें 30 दिन होते हैं। हम्म, देखो इस वाले में, पहले वाले में तो सिंपल बन जाएगा आपका। सेट का नाम तो नहीं बताया है, तो आप ए सेट का नाम दे सकते हो। इसमें आपके 10 नेचुरल नंबर लिखने हैं, वो भी इवन वाले। ऐसे लिखोगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये बनेगा इसका। पहले 10 इवन नेचुरल नंबर, इवन वाले लिखने, तो 2 से लेके अपना 20 तक के लिखोगे, 10 नंबर आ जाएंगे। ये पहले का आंसर हो गया। सेकंड में सेट ऑफ डेज बनाना है, तो डेज में क्या क्या आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये बन जाएगा अपना। तीसरे वाले में
सेट ऑफ मंथ इन द ईयर विच हैव 30 डेज। 4 महीने होते हैं, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। ठीक है, तो वही लिखना है आपको, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। साल भर में यही 4 महीने होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। बाकी फरवरी में 28 या 29 दिन, बाकी सब में 31 दिन। और इसके बाद 3 से लेके 15 तक के तो नंबर्स लिखे हैं, तो इस बार आपको किस में लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी वाले मेथड में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ए, इसके अंदर एक्स, एक्स क्या दिख रहा है, एक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का मल्टीपल है। एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, ये तो है ही है। दूसरी बात है कि x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी, 3 भी हो सकती है, इसलिए ये भी लगाना पड़ेगा नीचे वाला फंडा। 3 के बराबर होगी या 3 से बड़ी होगी, 15 के बराबर होगी या 15 से छोटी होगी। हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, भी लिख सकते हो, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आपको ये नीचे टुंडू नहीं लगाना पड़ेगा। सबसे लास्ट ये जो दिख रहा है वो क्या है, कुछ वर्ड बन रहा है इससे, तो एक्स जो है वो एक्स इज लेटर इन वर्ड, इनसे बनता है मैथमेटिक्स वर्ड, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो लेटर्स आते हैं वो लिखे गए। हाँ बेटा, किसमें, तो तभी तुम समझ पाओगे मैथमेटिक्स बनेगा, वरना समझ कैसे पाओगे। अगर वो टी ना लिखता 2-3 बार तो तुम समझ ही ना पाते कि मैथमेटिक्स लेटर बनने वाला है, इसलिए उसने पूरा लिख दिया कि तुम समझ पाओ। हाँ, सवाल वाला लिख सकता, तुम्हें नहीं लिखना है। कुछ काम पापा कर सकते लेकिन तुम नहीं कर सकते। एग्जाम में भले लिख देगा लेकिन तुम्हें नहीं लिखना। हाँ बेटा, समझ में आ गया, ये क्लियर है, आगे बताया जाए। अगला देखो भैया क्या है, इसको लिखना है हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर, तो और लिखते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर। बताओ क्या बनाए, क्या लिखा जाए इसके अंदर। एक्स इंटीजर्स है जिसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, -3 से बड़ी है, मतलब -3 लिख नहीं सकते, -3 से बड़ा लिखना है, तो फिर कितना लिखोगे, मतलब -3 नहीं लिख सकते, -3 में और बढ़ाओ तो -2, और बढ़ाओगे -1, और बढ़ाओगे 0, फिर एक एक करके बढ़ाते जाना है आपको, 6 पे रुक जाना, क्योंकि x की वैल्यू 7 से लेस देन रहेगी। अगर यहाँ इज इक्वल टू लगा होता तो ये भी लिखते 7, लेकिन इज इक्वल टू लगा तो है नहीं। ऐसे ही यहाँ अगर इज इक्वल टू लिखा होता यहाँ तो -3 से ही शुरू करना पड़ता। ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इज इक्वल टू लगा है तो वो भी पिक्चर में आएगा, इज इक्वल टू लगा है तो वो नहीं आएगा। ऐसे यहाँ x की वैल्यू क्या है, 4 से बड़ी है, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा और 11, बस, क्योंकि x की वैल्यू 12 से क्या है, छोटी है। ठीक है, चलो इसका बताओ, बारूहे का क्या बनना चाहिए। अब इनको सेलेक्टर मेथड में लिखना है, वही सेट बिल्डर प्रॉपर्टी सेलेक्टर, एक है बात होती है। हाँ, बहुत सारे नाम, अरे उसमें एग्जाम में कुछ नहीं होगा भाई, एक क्वेश्चन में लिखा होगा
उसी को कनेक्ट करना कि आंसर के साथ कौन सा मैच कर रहा है। नाम वाम का की दिक्कतें नहीं आएगी। तो क्वेश्चन लिखा होगा, हमें आंसर के साथ मैच करना होगा कि किसकी सेटिंग बैठ रही किसके साथ, वही टिक कर देंगे। हाँ बेटा, 14 तक नंबर तो लिखे ही हैं, ऑल नंबर लेस देन 15। तो लिखना है आपको सेलेक्टर फॉर्म में। सेलेक्टर का मतलब वही होता है, वही सेट बिल्डर वाला जो होता है, समझ लो, प्रॉपर्टी वाला। इसमें आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तुम नाम तो बताया नहीं इसका, तो ए ही लिख देते हैं। तो ए में लिखा है मान लो एक्स, और एक्स क्या है, एक्स इज अ इंटीजर, ठीक है। और एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन रहेगी 15 से। एक्स इसमें एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, 15 से छोटी रहेगी। इंटीजर माइनस प्लस दोनों ही नंबर को बोलते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर एक से शुरू होते हैं, बड़े वाले लिखे जाएंगे, पीछे के नहीं लिखे जाएंगे। इधर देखो, इधर अगर मान लो मैं ये लिखूं, ये हैं इंटीजर्स, इसमें माइनस के भी सारे नंबर आ गए, प्लस के भी सारे नंबर आ गए, जीरो भी आ गए, ठीक है। सिर्फ अगर जीरो शुरुआत करें यहां से, तो ये है होल नंबर। उस जीरो से ना शुरुआत करके एक से शुरुआत करें और एक एक आगे बढ़ते जाएं, तो इनको बोलते हैं क्या हम लोग, नेचुरल नंबर। तो ये नंबर्स की पहचान है ये सब। जीरो के माइनस में चले गए ना, उनका कोई नाम नहीं, ठीक है। लेकिन आप माइनस के नंबर और जीरो तक रहे, उसका कोई नाम नहीं, वो बेनाम। सेकेंड बेटा, इसमें क्या है, ऑल एक्स क्या है, इवन नंबर, एक्स इज इवन नंबर। और आगे लिखना चाहो तो लिखो कुछ भी, कि एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 2 रहेगी, इक्वल टू 2 भी रह सकती। भाई इवन नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से होती है। ये लिख दें चाहे ना लिख दें, यहीं पे अपना आंसर खत्म कर सकते हैं। वो तो जैसा लिखा रहेगा एग्जाम में वो, अब ये वाला ऑप्शन दिखेगा तो ये ज्यादा अच्छा है। नहीं होगा बेटा, माइनस बना रहा है ना, होल नंबर से नहीं करता, ठीक है। ऑड इवन नंबर माइनस वालों को नहीं बोला जाता। हाँ तो समझो ना, मैं नहीं समझ पाया, यही तो दिक्कत है तुम्हारी। ये सब 7th 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, होल नंबर सब पता रहना पड़ेगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट देखो 13 वाला क्या कह रहा है, 13 वाला, बी इंटरसेक्शन सी बनाना है हमको। तो पहली बात, बी सेट तो बनाओ। बी सेट बनेगा ऑड नंबर्स का, वो भी ए बना हुआ है तो ए से बनाओगे, क्योंकि बी और सी जो है वो ए के सबसेट है, तो बनेंगे ए से ही। तो यानी कि सारे ऑड नंबर लिख दो, इनमें जो ऑड नंबर है वो लिखना बस।
कौन कौन से ऑड नंबर दिख रहे हैं इसमें? 1 3 7 17 21 35। और जो सी है इसमें है प्राइम नंबर, ठीक है। 1 प्राइम नंबर, ऐसे 1 को प्राइम नंबर बोलते नहीं, प्राइम नंबर 2 से ही शुरू होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर अगर चेक करोगे तो 1 से शुरू नहीं होते हैं, प्राइम नंबर 2 शुरू होते हैं। 1 को छोड़ के बाकी जितने नंबर हैं जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। एक को छोड़ के बाकी दुनिया में जितने नंबर हैं जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं, किसी और नंबर से नहीं कटते, उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। एक को छोड़ा जाता है तो इसमें एक छोड़ दोगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 17 आएगा। बाकी कोई 2 से कटता है, कोई 3 से कटता है, कोई 5 से कटता है। अब इनका मुझे इंटरसेप्शन निकालना है। इंटरसेप्शन का मतलब इन दोनों में जो कॉमन आ जाए, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, 7 और, या फिर थोड़ा और दिमाग लगाते तो इंटरसेप्शन होता था जो दोनों में फॉल करेगा, मतलब वो ऑड नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। अर्थ यही निकला, नहीं बात समझे? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हमें ये मेहनत ना करनी पड़ती, समझ रहे हो भाई? इंटरसेप्शन का मतलब है कि जो दोनों बातें फुलफिल करे, तो इसका मतलब इनमें से मुझे वो नंबर खोजने थे जो ऑड भी हो और साथ ही साथ क्या हो? ऑड प्राइम, ऑड प्राइम दोनों एक साथ अगर खोज पाते तो डायरेक्टली तुम ये बना ले जाते। तो इसलिए क्या होता है कि जो सवाल लगाते लगाते दिमाग आपका खुलता है, बिना लगाए नहीं समझाया जा सकता। तो 10 बार लगाओगे दिमाग आ जाता है, अच्छा ऐसा करना होता है, डायरेक्टली आदमी निकाल लेगा। लेकिन जब 8 9 बार कर चुका हो तब आता है दिमाग धीमे धीमे करके। इसलिए तो कहा जाता है मैथ दिमाग को बढ़ाती, जितनी बार लगाओगे उतना और दिमाग बढ़ेगा। दिमाग बढ़ेगा तो और जगह काम में आएगा, अकाउंट्स में काम में आएगा, लॉ में काम में आएगा, इकोनॉमिक्स में काम में आएगा, बाकी सब्जेक्ट में काम में आएगा। दिमाग की क्वांटिटी को बढ़ा देता है मैथ। हाँ बेटा, अगला वाला देखो क्या कहना चाह रहा है, इसका आंसर बता पाओगे? निकालो रफ में, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। इन दोनों को जोड़ देंगे बी और सी को, तो आएगा हाँ जो भी है बताओ, फाइनली बताओ क्या आएगा। रिपीट नहीं होगी ना। बताना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले बी और सी वाले पकड़ लोगे सारे, और फिर उसको ए के साथ भी पकड़ लोगे सारे, मतलब कुल मिला के ए बी सी तीनों के सब कुछ आ जाएंगे। समझ रहे हो? अल्टीमेटली क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए बी सी के सब एलिमेंट आ जाए, ऐसा सेट बनाओ। तो ऐसा सेट बनाई हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब भाग हुआ। ए का भी सब है माँ, बी का भी सब है और सी का भी सब। रिपीट कोई नहीं होते, ठीक है। तो 1 से लेके 8 तक लिख दें तो ए का भी सब कुछ आ गया है, बी का भी सब कुछ आ गया और साथ ही साथ सी का भी सब कुछ है इस दुनिया में। तो इन तीनों का यूनिवर्सल बन गया। यूनियन का मतलब ही होता है यूनिवर्सल बनाना। अब इधर देखो, यूनियन निकालना है लेकिन पहले ए माइनस बी करो, फिर करो बी माइनस ए माइनस बी करोगे तो ए के जो बच्चे वाले होंगे वो लिखेंगे। इन दोनों में अगर देखो तो ये कट रहे हैं। जब ए माइनस बी करोगे तो ए का बचा वाला लिखेंगे, जब बी माइनस बी करोगे ए करोगे तो बी का बचा वाला लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है? इसके बाद मुझे निकालना क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब जो इसमें हो और इसमें भी हो, ठीक है। इन दोनों का एक सेट बना दोगे, क्या बन जाएगा? 1 4। समझ गए? अगला देखो भैया क्या बनेगा। कह रहा है देखो एस एक सेट है, ठीक है। एस क्या है? सेट है ऑल प्राइम नंबर का।
तो एक सेट बनेगा जिसमें सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में अगर देखो तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 से 20 तक बताई गई है। वैसे प्राइम नंबर तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन हिंट हल्की सी है, तो इसका मतलब 20 के अंदर जो प्राइम नंबर होते हैं वो बनाओगे, बाकी सब नहीं बनाओगे। तो एस एक सेट बनेगा जिसमें 20 के अंदर जितने प्राइम नंबर आते हैं वो लिखे जाएंगे। 20 के अंदर आने वाले प्राइम नंबर ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 भी आ जाएगा। बीस के अंदर आने वाले नंबर ये हो गए। m जो है वो क्या है, m कह रहा है इंटीजर्स है, और m की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और 9 या 9 से छोटी होगी, मतलब 0 से लेके 9 तक के नंबर। हमने बताया था नीचे डैश लगाओ तो उसका मतलब वो नंबर भी रहेंगे पिक्चर में। ये नीचे वाला डैश ना लगा होता, ये ना लगा होता, ये वाला नीचे वाला तीर, जैसे कुछ ऐसा होता, मान लो ये ना लिखा होता इसे, तो यहाँ 0 भी ना आता और 9 भी ना आता। ठीक है, लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं है, तो 0 भी आएगा और 9 भी आएगा। ठीक है, अब मुझे एक एक करके इनका आंसर देना है। पहला m माइनस एस इंटरसेप्शन m, तो पहले s इंटरसेक्शन m निकालें। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, केवल कॉमन कॉमन लिखना है। तो बताओ बेटा ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में प्राप्त हो ही रहे तुमको। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5, 7। अब m में से इसको माइनस करना है, इस वाले में से इसको माइनस करना है, तो इसमें इनको छोड़ के बाकी सारे लिख दो। 0, 1, 4 नहीं दिखेगा तुमको, कैसी बात कर रहे हो, 4 भी तो है। और सेकंड में m यूनियन n बनाना है, इसका मतलब m और n में सब कुछ आ जाए वो लिखना है, m और n में। और n ये खुद ही बता रहा है 0 से 20 है, और m में 0 से 9 तक है। ये बन जाएगा क्या, 0 से 20 सब आ जाएगा दुनिया में उसके अंदर। अब कोई एग्जाम में ऐसा ऑप्शन बना दे ऐसे ऐसे करके फिर आगे 20 लिख दे, वो भी ठीक, समझ रहे? या फिर कोई पूरा लिखा रहा है, मैच करना रहेगा तुम्हें, जो सेट बन जाए अपना लिख दोगे। समझ में आ गया? चलो इसका आंसर बताओ 17th वाले का, दिमाग लगा के। अब इसमें दिमाग लगेगा, ये फॉर्मूला वॉर्मूला ना लगी है, दिमाग लगा ले गए तो निकाल पाओगे, दिमाग नहीं लगा पाए तो नहीं निकाल पाओगे। 17 का आंसर जो निकाल ले गया समझ लो थोड़ा दिमागी है, जो नहीं निकाल पाया वो दिमागी नहीं, या कम दिमागी। निकालो मार्क।
हाँ बेटा लगा पाए नहीं बात। तो तुम गलत हो इसका मतलब। एग्जाम्पल देखो समझ पाओगे अपने आप। तुम लोग बैठे हो 5 2 7, हमें मिला के 8 लोग, ठीक है। इनमें से ये बताओ कितने लोग चाय पीते हैं? दो लोग ने हाथ नहीं उठाया। हाँ, तुम लोग नहीं पीते हो। तो 6 लोग चाय पीते हैं। इनमें से कितने लोग कॉफी पीते हैं? 1 2 3 4 लोग। तुम भी पीते हो? उठाओ हाथ। तुम चाय कॉफी दोनों नहीं पीते हो, ठीक है। तुम कॉफी नहीं पीते? नहीं पीते हो, नीचे रखो हाथ। 5 लोग हाथ उठा रहे हैं। तो ऐसा क्या मतलब क्लास में 11 लोग हैं क्या? समझ लो, 6 लोग चाय पीते हैं और 5 लोग कॉफी पीते हैं, लेकिन क्लास में 11 लोग नहीं दिख रहे। क्लास में कितने लोग दिख रहे हैं? 8, क्योंकि कॉमन भी होंगे ना। अब ये बताओ कितने लोग दोनों पीते थे? 5 लोग। तो ये 5 लोग हटा देंगे। हाँ, कॉमन वाले हटा दोगे क्योंकि वो दोनों में शामिल है ना। अब 18 हो जाएंगे, वही आंसर। ठीक है, ऐसे देखो इसकी। अरे देखो ना इधर चित्र देखो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। ये है चित्र। एक गोला और एक और गोला। ये है फिजिक्स का गोला और ये है केमिस्ट्री का गोला। फिजिक्स पढ़ते हैं 45, लेकिन 15 दोनों पढ़ते हैं तो 15 यहां घुसेड़ेंगे। 15 इधर भी है इधर भी, समझ लो। टोटल फिजिक्स 45 पढ़ते हैं, इसका मतलब खाली फिजिक्स पढ़ने वाले 30 लोग। अभी तो 30 और 15 मिला के गोले की वैल्यू 45 आएगी, ठीक है। नहीं समझे आकाश? ऐसे ही 52 लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। 15 तो ये भी है ना, कितने और हुए? 37। तो अब निष्कर्ष निकला कि 30 लोग खाली फिजिक्स पढ़ते हैं, 15 लोग दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं और 37 लोग खाली केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इनका सम कर लें तो ये पता चलेगा कि ऐसे बच्चे साले जो कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ते हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ते हो, चाहे दोनों पढ़ते हो। जैसे इस क्लास में देखो, 2 लोग ना चाय में हाथ उठाए ना कॉफी में। वही बताना था तुमको कि कुछ नहीं पढ़ते। तो 23 + 15 45 और 17 82, टोटल 82 लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं। कुछ खाली फिजिक्स, कुछ केमिस्ट्री और कुछ। तो लोग कितने थे? 100। तो इसका मतलब 100 में 82 लोग तो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो 18 लोग ऐसे हैं जो नाइदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री, ना ही फिजिक्स पढ़ते हैं और ना ही केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो और क्या हो, बड़ी सी बात है। ठीक है, 45 में क्या लिखा? 15 दोनों पढ़ते हैं। ये लिखा होता अगर 45 स्टूडेंट रीड ओनली फिजिक्स, तो फिर 45 यहां लिखते। बात समझ लो, लेकिन ऐसा नहीं लिखा।
टोटल 45 बच्चा फिजिक्स क्लास में बैठता है। फिजिक्स के प्रोफेसर से पूछा गया कितने बच्चे आए थे, कहीं 45। केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर से पूछा कितने बच्चे आए, कहीं 52। ठीक है, तो बच्चों से पूछा कि तुम लोग बताओ दोनों क्लास में कौन कौन प्रेजेंट था, तो कहीं 15 बच्चे हाथ उठा देंगे कि हम दोनों जगह पढ़ के आए। तो इससे पता लगाया गया कि भाई 82 बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं एक क्लास में पढ़ रहे थे, तो कुछ ऐसे थे दोनों में पढ़ रहे थे। 18 मक्कारी कर रहे थे, कोई पार्क में टहल रहा था, कोई वहाँ कैंटीन में बैठा हुआ था, है ना, कोई पिक्चर देखने चला गया। हाँ नहीं, इसमें दूसरा फॉर्मूला लगता है, लेकिन फॉर्मूले सीखोगे टफ पड़ेगा, ऐसे दिमाग से सीखोगे तो आसान लगेगा तुम्हें। इसी जो डायग्राम बनाया है ना, इसी डायग्राम को वेन डायग्राम कहा जाता है। इसी डायग्राम को क्या कहते हैं हम लोग, वेन डायग्राम। तो इसी तरह ज्वाइंट फॉर्म बनाया जाता है, इसी से निकाला जाता है इसकी वैल्यू क्या। सर 45 और 32 में तो 15 इंक्लूडेड है ना, तो हटा तो दिया। 97 हटाएंगे ना। 97 कैसे हटाओगे, 15 यहाँ भी है 15 यहाँ भी है, तो एक ही बार तो 15 ज्यादा है। 97 हटा दोगे तो बचेगा क्या, 15 जो दोनों जगह बैठे थे उनका कैसे कंट्रोल करोगे। अभी क्लास में देखो कितने बच्चे थे, 8। 8 में 6 तुम चाय वाले माइनस कर दो और 5 कॉफी वाले माइनस कर दो, तो माइनस में बच्चे नहीं पहुंच जाएंगे। बात समझ रहे हो, कॉमन वाले पहले हटाओ उनमें से, तब फिर माइनस करो, तभी तो पता चलेगा कौन से बच्चे इसे हैं। तो पता चलेगा आकेश आकाश और ये लोग हैं जो कुछ नहीं पीते, वही बताना था हम लोग को। तो दोनों में से कॉमन वाले माइनस कर देने। हाँ हाँ, भर दिए, एक दो के बच्चे हैं, है क्या नहीं। समझ गए बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल है, वैसे ये एमसीक्यू में नहीं आएगा 18 वाला, लेकिन फिर भी देख लो। इसमें तीन तीन चीजें, 1000 फैमिली हैं, 445 बिजली का उपयोग करती हैं खाना बनाने के लिए, 502 गैस का उपयोग करते हैं, 448 केरोसिन का उपयोग करते हैं। तो 454 प्लस 502 प्लस 448, लेकिन इनमें कुछ कॉमन भी होंगे। 158 गैस और बिजली दोनों में शामिल है, तो इसमें भी 158 शामिल है, इसमें भी 158 शामिल है। तो एक बार 158 क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसी तरह 160 गैस और केरोसिन दोनों में शामिल होंगे। ठीक है, 108 क्या होंगे, गैस केरोसिन दोनों में शामिल होंगे। तो दोनों से 158 क्या हो जाएगा, एक बार 160 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह 134 बिजली और केरोसिन दोनों में शामिल होंगे, ये बिजली है केरोसिन है तो उसको भी माइनस कर लोगे। तो इससे पता चल जाएगा कि कितनी फैमिली हैं जो खाना बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रिसिटी, या तो गैस, या तो केरोसिन, या इन दोनों में से किसी एक चीज का उपयोग करती हैं। जैसे ऊपर वाले सवाल में पता चल रहा था, या तो फिजिक्स पढ़ता होगा तो केमिस्ट्री, या तो दोनों। 82 जो निकाले थे वही यहाँ पता चल रहा है। कितना निकला, तो 952 लोग यूज करते हैं कम से कम। ठीक है, कोई ना कोई एक चीज यूज करते हैं। हमको बताना था कि कितने लोग हैं जो तीनों यूज करते हैं, क्योंकि यहां बोला है कि सारी फैमिली कुछ ना कुछ तो यूज करते ही करती है। तो 952 ऐसे निकले हैं जो कोई ना कोई एक चीज का यूज करते हैं। कंबाइंड नहीं निकलना है, कौन सा निकलना है, किसी एक ना एक चीज का यूज करते होंगे, लेकिन हमें वो नहीं बताना था। हमें क्या बताना था कि ऐसे जो तीनों का यूज करते हो। ठीक है, तीन के तीनों का यूज करते हो वो बताना था हम लोग को। तो फिर 1000 में से क्या करेंगे, 952 माइनस कर देंगे, तो 48 फैमिली निकल जाएंगी। इसका मतलब 48 फैमिली तीनों चीज का यूज करती हैं, गैस भी है उनके पास, बिजली का स्टोव भी है और लाइट भी लगी है, इंडक्शन चढ़ा देते हैं।
तो इस तरीके के सवाल थे आपके किसमें, सेट और वेन डायग्राम में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बुक के सवाल लगा लिए स्टडी मैट के, कल हम लोग पास एग्जामिनेशन पेपर के सवाल लगाएंगे इसी चैप्टर के, कि कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आए हैं और कैसा कैसा लगवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करो, बाकी अभी पीडीएफ शेयर कर दे रहे हैं अलीम आपके साथ।